हेलो एंड वेलकम टू स्टडी भारत यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम कुछ अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारी जो पर्यावरणीय समस्या है वो है ओजोन परत रिक्तीकरण, जो कि ओजोन में छेद होगा उसके बारे में क्या क्या परेशानियां आ रही हैं और क्यों हुआ है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो ओजोन लेयर डिप्लेशन पृथ्वी के वायुमंडल को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया, जिसका नाम है, एक तो होगा क्षोभमंडल, दूसरा होगा स्ट्रेटोस्फीयर और तीसरा होगा मेसोस्फीयर। तो स्ट्रेटोस्फीयर क्या है? पृथ्वी की सतह से 10 से 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये जो है स्ट्रेटोस्फीयर कहाँ से कहाँ तक? 10 से 50 किलोमीटर तक ही फैला हुआ है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं नेट में, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा ध्यान से देखना। यह क्षेत्र थोड़ा तीखी महक हल्के नीले रंग की ओजोन गैस के केंद्रित होता है। यानी इसमें क्या होती है? तीखी हल्की हल्की सी इसकी महक होती है, हल्की तीखी होती है और नीले रंग इसका हल्का नीला रंग होता है, जो कि ओजोन गैस का केंद्रित है। ओजोन गैस ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं O3 वाले अणुओं से बनी है। किससे बनी है ओजोन गैस? ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं O3 से मिलकर बनी है। ओजोन परत समताप मंडल में हानिकारक और पराबैंगनी यानी यूवी किरणों के लिए कुशल फिल्टर के रूप में कार्य करता है। यानी एक फिल्टर के रूप में ओजोन परत जो कार्य करती है, जो कि सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें यानी यूवी अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी पृथ्वी की रक्षा करते, समताप मंडल पर आने से इन्हें रोकती है और वहाँ पे जो आवश्यक जो किरणें हैं उनको हमारी पृथ्वी पर भेज देती है और बाकी को ऊपर ही रोक लेती है। ओजोन वातावरण में स्वाभाविक रूप से उत्पन्न और नष्ट हो जाती है, और हाल ही में जब यह एक अच्छी तरह से संतुलित परिणत हुआ है। ओजोन का गठन तब होता है जब ऑक्सीजन अणु 240 नैनोमीटर से कम तरंग दैर्घ्य के साथ में पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करते हैं। कब होता है इसका जो ओजोन का निर्माण कब होता है? जबकि ऑक्सीजन के अणु 240 नैनोमीटर से कम तरंग दैर्घ्य के साथ में विकिरण को अपने में अंदर में ऑब्जर्व कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं और वो नष्ट हो जाते हैं। तब यह 290 नैनोमीटर से अधिक तरंग दैर्घ्य के साथ में पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करता है और जो हानिकारक किरणें हैं उनको आने से रोकती हैं। ओजोन क्षरण प्रक्रिया, ओजोन अत्यधिक प्रतिक्रियाशील करती है, ये बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया करती है और मानव निर्मित क्लोरीन और ब्रोमीन यौगिकों द्वारा आसानी से टूट जाती है। यानी ये जो ओजोन है ये काफ़ी प्रतिक्रियाशील गैस होती है और क्या है, मानव निर्मित जो क्लोरीन और ब्रोमीन है इसके इन यौगिकों के द्वारा आसानी से टूट जाती है। इन यौगिकों को ओजोन परत की अधिकांश कमी के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार पाया गया है। मतलब ओजोन की जो छेद हुआ उसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार क्या है? क्लोरीन और ब्रोमीन यौगिक। ओजोन रिक्तीकरण प्रक्रिया तब शुरू होती है जब CFC और अन्य ओजोन घटाने वाले पदार्थ वायुमंडल में उत्सर्जित होते हैं। यानी कि जो ओजोन में छेद होता है वो कब होता है? जब CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि कहाँ पे यूज़ होती है? रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर में, एसीज वगैरह में, ये फ्रिज में और एसी में ये गैस यूज़ होती है। और क्या है, जो दूसरे ओजोन घटाने वाले पदार्थ है ODS, ये वायुमंडल में बहुत ज़्यादा उत्सर्जित होते हैं, बढ़ते हैं। हवाएं कुशलता से मिश्रण करते और समान रूप से ODS को क्षोभमंडल में वितरित कर देती है। ये ODS यौगिक बारिश में नहीं घुलते। क्या है? बारिश के साथ में नहीं घुलते और क्या कर देते हैं? बेहद स्थिर होते हैं और इनका जीवन काल लंबा होता है और ये क्या धीरे धीरे ओजोन में छेद करने लगते हैं, ओजोन को तोड़ने लगते हैं। इसलिए ओजोन परत पृथ्वी पर पौधे और पशु जीवन के लिए अत्यधिक फायदेमंद है। क्यों है फायदेमंद ओजोन गैस हमारे लिए? क्योंकि ये जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं उनको हमारे पास आने से रोकती है, जिससे कि हम बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं, स्किन की बीमारियां और बहुत सारी बीमारियां। तो ये किसके लिए? पौधों के लिए, पशु जीवन के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, जो सूरज के विकिरण के खतरनाक हिस्से को छान देती है और केवल लाभदायक भाग को ही पृथ्वी तक पहुंचने देते। जितना जरूरी है उतना ही हमारी पृथ्वी तक आ पहुंचता है। अगर सारी किरणें आ जाएंगी तो क्या होगा? इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ जाएगी कि जो पेड़ पौधे ना तो वो हो पाएंगे, ना पशु रह पाएंगे, ना मानव जीवन रह पाएगा, तो कोई भी क्रियाकलाप इस पर पृथ्वी पर संभव नहीं हो पाएगा। तो किस वजह से संभव हो पा रहा? हम किस वजह से रह पा रहे हैं? ओजोन की वजह से रह पा रहे हैं। इस वर्ष किसी भी गड़बड़ या कमी के परिणाम स्वरूप हानिकारक विकिरण की वृद्धि से पृथ्वी की सतह तक खतरनाक परिणाम पहुंचेंगे। अब देखते हैं हम ओजोन परत की कमी के प्रभाव क्या क्या हो रहे हैं।
सबसे पहले मानव और पशु स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा है। सौर यूवी यानी सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं वो बढ़ते प्रवेश से आँखों के रोगों, उनसे क्या क्या हो रहा है, सबसे ज़्यादा आँखों के रोग हो रहे हैं, त्वचा कैंसर और संक्रामक रोग, ये सबसे ज़्यादा इसके संभावित खतरे हैं। इसके अलावा मानव स्वास्थ्य पर भी ये उच्च प्रभाव पड़ने की इसकी संभावना बनी रहती है। नेक्स्ट है स्थलीय पौधों पर क्या प्रभाव है। यह पौधों के समुदाय के लिए अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप पौधों के रूप, द्वितीयक, चयापचय आदि में परिवर्तन होते हैं। यानी कि जो पौधे वगैरह होते हैं वो सूर्य की रोशनी में तो अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा, तो अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रकाश रहेगा और जो खराब अल्ट्रावायलेट किरणें वो आएंगी तो क्या है, पेड़ पौधे भी जीवित नहीं रह सकते। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव, तो इसका जलीय पारिस्थितिकी तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उष्णकटिबंधीय और उपग्रहों में विकिरण के उच्च स्तर से जो टन के वितरण को प्रभावित हो सकता है, जो जलीय खाद्य जालों की नींव बनाते हैं। यह किस किस के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत कर सकता है। मछली हो गई, झींगा मछली, केकड़े, उभयचर और अन्य जानवरों के शुरुआती विकास चरणों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। सबसे गंभीर प्रभाव प्रजनन क्षमता और बिगड़ा हुआ लार्वा विकास कम हो रहा है। नेक्स्ट है जैव भू रासायनिक चक्रों पर क्या प्रभाव हो रहा है इसका, ओजोन परत की कमी के, तो है सौर यूवी विकिरण में वृद्धि स्थलीय और जलीय जैव भू रासायनिक चक्रों के प्रभावित कर सकते हैं। इस प्रकार ग्रीन हाउस और महत्वपूर्ण गैसों के दोनों स्रोतों और डूब को बदल सकती है। तो किसको, जो ग्रीन हाउस गैस है वो क्या क्या है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, कार्बोनिल सल्फाइड हो गई, तो ये सबसे ज़्यादा इसको प्रभावित कर रही हैं। वायु की गुणवत्ता पर क्या प्रभाव हो रहा है। स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन की कमी और यूवी विकिरण की बढ़ती पैठ के परिणाम स्वरूप ट्रेसोस्फीयर की रासायनिक क्रियाशीलता को नियंत्रित करने वाले प्रमुख ट्रेस गैसों की उच्च फोटो पृथक्करण दर होती है, जो कि इसके द्वारा सबसे ज़्यादा गंभीर खतरे में है। तो ये तो हो गया ओजोन से संबंधित समस्या। नेक्स्ट है हमारी ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है। ग्लोबल वार्मिंग पिछली 1 से 2 शताब्दियों में पृथ्वी के सतह के पास औसत वायु तापमान बढ़ने की घटना क्या है। जो पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है पिछली 2 शताब्दियों से, तो ये उसकी औसत बढ़ने की घटना को ही हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। यानी पृथ्वी का जो तापमान है वो लगातार बढ़ रहा है, यही घटना क्या कही जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग। 20वीं शताब्दी के बाद जलवायु वैज्ञानिकों ने विभिन्न मौसम संबंधी घटनाओं जैसे कि तापमान, वर्षा और तूफान और जलवायु पर संबंधित प्रभाव के विस्तृत अवलोकन एकत्रित किए थे। ग्लोबल वार्मिंग पैदा करने वाली प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं, उनमें सबसे प्रमुख कौन की, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है, जो ग्लोबल वार्मिंग पैदा कर रही सबसे प्रमुख गैस कौन सी, उनमें कार्बन डाइऑक्साइड, भले ही बहुत कम मात्रा में बाहर निकलते हो। इसके अलावा CFC का ग्लोबल वार्मिंग में महत्वपूर्ण योगदान है। कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा भी CFC भी गैस है जो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो कि ये ग्लोबल वार्मिंग में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में सबसे अधिक रोकने वाले ग्रीन हाउस गैसों में 2 प्रमुख मानव जनित स्रोत हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और फ्लोराइड युक्त गैसों जैसे ग्रीन हाउस गैसों के साथ सूर्य की ऊर्जा के संपर्क के कारण होता है। ये जो गैसें होती है सूर्य की ऊर्जा के साथ में क्रिया करती हैं और क्या है, सूर्य जो पृथ्वी का तापमान उसको बढ़ाने में बहुत ज़्यादा भूमिका निभाती हैं। अब देखते हैं हम ग्लोबल वार्मिंग के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। सबसे पहले तो समुद्र के स्तर में सामान्य तौर पर जलवायु परिवर्तन तेजी से होता है। सबसे जो पहले होता है वो समुद्र में होता है जलवायु परिवर्तन, ठीक है। तो और नेक्स्ट है भोजन की कमी और भूख जल संसाधन दुनिया भर में वर्षा और वाष्पीकरण पैटर्न के परिवर्तन के रूप में प्रभावित होंगे। इससे कृषि उत्पादन प्रभावित होगा, यानी जो कृषि इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। भोजन की कमी आ जाएगी क्योंकि उचित जो फसल है उनको उचित तापमान, जो उचित से ज़्यादा तापमान मिलेगा तो क्या है, फसलें जलकर राख हो जाएंगी। खाद्य सुरक्षा को खतरा होने की संभावना है और कुछ क्षेत्रों में भोजन की कमी और भूख का अनुभव होने की संभावना है।
जैव विविधता का नुकसान पृथ्वी पर जीवन की विविधता और इसकी जैविक विविधता को संदर्भित करता है। यानी जो पृथ्वी पर जैव विविधता है उसको भी यह ग्लोबल वार्मिंग काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचा सकता है। पौधों जैसे कि पौधों, जानवरों, सूक्ष्म जीवों की प्रजातियों, इनकी संख्या, इनकी प्रजातियों में जीन की भारी विविधता, ग्रह पर विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र जैसे कि रेगिस्तान, वर्षावन और प्रवाल भित्तियां सभी एक जैविक विविधता वाले पृथ्वी का हिस्सा है। तो क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के दौरान इन्हें भी बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है और फ्यूचर में हो भी सकता है कि ये पूरी तरह से समाप्त हो जाए। जैव विविधता वास्तव में पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता को बढ़ाती है, जहाँ प्रत्येक प्रजाति चाहे कितनी भी छोटी हो सभी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्या होती है, जो जैव विविधता होती है, बायोडाइवर्सिटी होती है, वो पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता को बढ़ाती है। चाहे कोई प्रजाति कितनी ही छोटी क्यों ना हो, सभी की अपनी अपनी अलग अलग महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो पारिस्थितिकी तंत्र को विभिन्न प्रकार की आपदाओं से बचाने और ठीक करने की क्षमता रखने में सक्षम बनाती है। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इसमें क्या है, अब ये कुछ प्रमुख डेट्स हैं, तो आप इन्हें अच्छे से याद रखना कब कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो सबसे पहले जनवरी में कौन कौन से दिवस है प्रमुख? राष्ट्रीय विज्ञान एवं कथा दिवस। क्या है मतलब, नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में? वो 26 जनवरी। ठीक है, कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। ये मत लिखना आप। नेक्स्ट है विश्व हंसी दिवस, यानी वर्ल्ड लाफिंग डे। तो ये कब होता है? 10 जनवरी को। नेक्स्ट है राष्ट्रीय युवा दिवस। ये कब मनाया जाता है हमारे देश में? राष्ट्रीय युवा दिवस वो 12 जनवरी को। और ये किन की याद में मनाया जाता है? ये है स्वामी विवेकानंद की याद में मनाया जाता है। नेक्स्ट है फरवरी में कौन सा आता है? फरवरी में आता है विश्व कैंसर दिवस। तो ये कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। अब मार्च से संबंधित कौन कौन से दिवस हैं? तो सबसे पहले विश्व वन्य जीव दिवस। ये कब मनाया जाता है? वाइल्ड लाइफ डे। ये कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस वुमेन डे, वो मनाया जाता है 8 मार्च को। विश्व नींद दिवस ये 17 मार्च को। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय खुशी का दिन, यानी खुशी दिवस कब मनाया जाता है? हैप्पीनेस डे, वो है 20 मार्च को। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, ये 21 मार्च को। नेक्स्ट है मानवाधिकार दिवस दक्षिण अफ्रीका का, ये भी 21 मार्च को मनाया जाता है। और विश्व जल दिवस वाटर डे कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। अब अप्रैल से संबंधित कौन कौन से दिवस है? सबसे पहले विश्व स्वास्थ्य दिवस, ये कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। कब? 7 अप्रैल को। क्या है? वर्ल्ड हेल्थ डे। नेक्स्ट है विश्व हेमोफीलिया दिवस, ये कब मनाया जाता है? 17 अप्रैल को। नेक्स्ट है स्मारकों और स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। नेक्स्ट है पृथ्वी दिवस, यानी अर्थ डे कब मनाया जाता है? वो 22 अप्रैल को। याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मलेरिया दिवस 25 अप्रैल। कब मनाया जाता है मलेरिया दिवस? 25 अप्रैल। मई में कौन कौन से? विश्व हंसी दिवस कब मनाया जाता है? मई का पहला रविवार। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस वो कब मनाया जाता है? 1 मई को। अंतर्राष्ट्रीय आहार दिवस ये 6 मई को। परिवारों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 15 मई। पौधा संरक्षण दिवस 18 मई। जैविक विविधता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 22 मई। नेक्स्ट है विश्व ओरिएंटेरिंग दिवस, ये 24 मई। और विश्व थायराइड दिवस ये 25 मई। विश्व तंबाकू निषेध दिवस ये 21 मई। और नेक्स्ट है स्मृति दिवस, मई का अंतिम सोमवार। अब देखते हैं जून में कौन कौन से डेज आते हैं। नेशनल कैंसर सर्वाइवर्स डे यूएस का, तो ये कब होता है? जून का पहला रविवार होता है जब नेशनल कैंसर सर्वाइवर्स डे मनाया जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय डोनट दिवस यूएस का, जून के पहले शुक्रवार को। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कब मनाया जाता है एनवायरनमेंट डे? 5 जून को। विश्व महासागरीय दिवस ये 8 जून को। विश्व रक्तदाता दिवस ये कब मनाया जाता है? जून 14 को। और युवा दिवस दक्षिण अफ्रीका का 16 जून को। विश्व मानवतावादी दिवस 21 जून। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस 21 जून। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये भी 21 जून।
तो ये तीनों कब मनाए जाते हैं? 21 जून को मनाए जाते हैं। तो आप इन तीनों को आसानी से याद कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय भेड़ दिवस वो 25 जून को। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जून को। अब जुलाई के देखते हैं हम कौन कौन से स्पेशल दिन है। इसमें है सबसे पहले राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस भारत में, यानी डॉक्टर्स के लिए स्पेशल डे कौन सा? राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। और ये कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस ये 11 जुलाई को। विश्व हेपेटाइटिस दिवस ये 28 जुलाई को। और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को। नेक्स्ट है अगस्त के कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस है। राष्ट्रीय महिला दिवस ये दक्षिण अफ्रीका में मनाया जाता है 9 अगस्त को। वैसे जो वर्ल्ड वुमेंस डे है वो होता है 8 मार्च को। तो ये दक्षिण अफ्रीका का, इतना थोड़ा सा अंतर याद रखना आप इसका। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को। और जो हमारे भारत का वो होता है 12 जनवरी को। मतलब वर्ल्ड के लिए तो ये 12 अगस्त हो गया, और जो हमारे इंडिया का है वो 12 जनवरी। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय वामपंथी दिवस और विश्व अंगदान दिवस। ये दोनों एक साथ में मनाए जाते हैं। और कब? 13 अगस्त को। नेक्स्ट है भारत अक्षय ऊर्जा दिवस। ये कब है? 20 अगस्त को। अब देखते सितंबर के कौन से महत्वपूर्ण दिवस है। गगनचुंबी दिवस 3 सितंबर को। कब मनाया जाता है गगनचुंबी दिवस? 3 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय धर्मार्थ दिवस 5 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर। विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर। विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर। अब अक्टूबर के कौन कौन से डेज स्पेशल। विश्व दृष्टि दिवस अक्टूबर का दूसरा गुरुवार। जब अक्टूबर का दूसरा गुरुवार यानी बृहस्पतिवार आता है, थर्सडे, तब विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है प्रत्येक अक्टूबर में। वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 1 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस 1 अक्टूबर। और विश्व शाकाहारी दिवस ये भी 1 अक्टूबर। तो ये तीनों एक ही दिन मनाए जाते हैं। ओके। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय पशु दिवस ये 4 अक्टूबर। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे ये है 15 अक्टूबर। और विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 17 अक्टूबर। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर। इंटरसेक्स जागरूकता दिवस 26 अक्टूबर। और नवंबर में कौन कौन से आते हैं। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर। बाल दिवस 14 नवंबर। मतलब हमारे देश में ही होता है ये इंडिया में होता है। बाल दिवस जो होता है चिल्ड्रंस डे भारत में ही होता है। और विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर। कब मनाया जाता है वर्ल्ड टॉयलेट डे? 19 नवंबर। और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भारत में कब मनाया जाता है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस? ये 26 नवंबर। अब देखते हैं दिसंबर के कौन से महत्वपूर्ण दिवस है। सबसे पहले है विश्व एड्स दिवस। क्या है? विश्व एड्स दिवस। ये है 1 दिसंबर को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड है विश्व मृदा दिवस, यह है 5 दिसंबर। थर्ड है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 7 दिसंबर। नेक्स्ट है मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर। नेक्स्ट बहरीन राष्ट्रीय दिवस 16 दिसंबर। और नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, वो है 15 दिसंबर। ओके, तो ये आपके महत्वपूर्ण दिन हो गए। अब हम इसके कुछ MCQ सॉल्व कर लेते हैं। तो नागोया प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? बताया था मैंने, किससे? ऑप्शन ए जलवायु परिवर्तन से, ऑप्शन बी ओजोन की कमी से, या फिर ऑप्शन सी खतरनाक अपशिष्ट से, या ऑप्शन डी जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जैव विविधता से। तो ये नागोया प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? जैव विविधता से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक का मापक नहीं है? यानी जो मानव विकास सूचकांक होता है उसका मापक क्या नहीं है? ऑप्शन ए साक्षरता दर, ये भी। ऑप्शन बी सकल नामांकन, ऑप्शन सी लिंगानुपात, और ऑप्शन डी जीवन प्रत्याशा। मतलब ये 3 होता है, बस ये ऑप्शन सी नहीं है, लिंगानुपात। इसके आधार पर मानव विकास को नहीं नापा जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए है ओजोन रिक्तीकरण से,
ऑप्शन बी खतरनाक अपशिष्ट, ऑप्शन सी जलवायु परिवर्तन, या ऑप्शन डी परमाणु ऊर्जा। तो ये किससे संबंधित है? ऑप्शन सी जलवायु परिवर्तन से। किससे? जलवायु परिवर्तन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हाल ही में लॉन्च किए गए वायु गुणवत्ता सूचकांक में कौन सा प्रदूषक शामिल नहीं है? क्या है? ऑप्शन ए है कार्बन मोनोऑक्साइड, या ऑप्शन बी ठीक कण पदार्थ, ये ठोस होगा यहाँ पर, क्या? ठोस कण पदार्थ, ऑप्शन सी ओजोन, और ऑप्शन डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति पानी का उपयोग किन देशों में अधिकतम है? कौन सा देश है जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पानी का यूज़ किया जाता है? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी यूरोपीय संघ, ऑप्शन सी चीन, या ऑप्शन डी भारत। तो सबसे ज़्यादा पानी का यूज़ कहाँ पे किया जाता है? प्रति व्यक्ति जो अधिकतम है वो यूरोपीय संघ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन नीति के भाग के रूप में भारत सरकार वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता बढ़ाने के लिए योजना बना रही। कितनी क्षमता बढ़ाने के लिए? ऑप्शन ए है 175 गीगावाट, या ऑप्शन बी 200 गीगावाट, ऑप्शन सी 250 गीगावाट, या ऑप्शन डी 350 गीगावाट। तो वो कितनी योजना बना रही है भारत सरकार जो? वो 350 गीगावाट, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विशिष्ट लक्ष्य है। कब तक ये प्राप्त करने सतत विकास लक्ष्य है? कब तक इनके जो टाइम है वो कितना है? ऑप्शन ए है 2022 तक, ऑप्शन बी 2030 तक, ऑप्शन सी 2040 तक, या ऑप्शन डी 2050 तक। तो इसका सही आंसर होगा, कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, 2030 तक। जो हमारे सतत विकास लक्ष्य है वो 2030 तक हमें प्राप्त करने होंगे। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक बायोमास में बिजली उत्पादन का कितना लक्ष्य रखा है? 5 मेगावाट, 25 मेगावाट, 15 मेगावाट, या 10 मेगावाट। तो इसका सही आंसर होगा 10 मेगावाट। तो यानी भारत सरकार ने बायोमास से 2022 तक 10 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO का उद्देश्य वर्ष 2010 से 19 के दौरान वर्ष 2009 में 19 में पनबिजली मौसम संबंधी आपदाओं से होने वाली मौतों की संख्या को कम करना। कितने प्रतिशत मौतों की संख्या कम करना है? वो है ऑप्शन ए है 25%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 75% और ऑप्शन डी 80%। तो इसको कितने कम कर सकता है वो? ऑप्शन बी 50% तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में हाल ही में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स HFC को चरणबद्ध करने पर अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? कहाँ पर किए गए थे? ऑप्शन ए है रवांडा, ऑप्शन बी मोरक्को, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, और ऑप्शन डी है अल्जीरिया। तो इसमें सही आंसर क्या है? रवांडा। यहाँ पर ही HFC को चरणबद्ध करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। कहाँ पर? रवांडा में। रवांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वर्ष 2022 तक लघु जल विद्युत परियोजनाओं से बिजली उत्पादन के लिए भारत सरकार का लक्ष्य क्या है? ऑप्शन ए 1 गीगावाट, ऑप्शन बी 5 गीगावाट, ऑप्शन सी 10 गीगावाट, और ऑप्शन डी 15 गीगावाट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 5 गीगावाट लघु जल विद्युत परियोजनाओं से भारत सरकार बिजली उत्पादन करेगी। कितनी? 5 गीगावाट। नेक्स्ट है,